जरा सोचिए, एक ऐसे भव्य शहर के बारे में जो रातों रात गायब हो गया, जिसे समुद्र ने अपनी गहराइयों में समा लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से सुनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है? आज हम माइथोलॉजी और साइंस दोनों की गहराइयों में उतरेंगे और द्वारका के इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो प्राचीन ग्रंथों की माने तो द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था। ये एक ऐसा शहर था जिसकी दौलत की कोई सीमा ही नहीं थी। कहा जाता है कि यहाँ की इमारतें कीमती रत्नों से जड़ी थीं और इसकी दीवारें वो तो सोने की बनी थीं। ये महज एक शहर नहीं था, बल्कि जैसे धरती पर स्वर्ग का ही एक टुकड़ा हो। और इसका साइज वो तो और भी कमाल था, एकदम अकल्पनीय। भागवत पुराण के अनुसार इस शहर में 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। जरा सोचिए, एक ही शहर में इतने सारे महल। सिर्फ ये एक नंबर ही इसकी विशालता का अंदाजा देने के लिए काफी है। इतनी शानो शौकत, इतनी भव्यता के बावजूद कहते हैं कि ये पूरा का पूरा शहर एक झटके में समुद्र की गहराइयों में समा गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, या इस पौराणिक कथा के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? तो चलिए पहले इस कथा की तह तक चलते हैं। पौराणिक कहानियों के मुताबिक श्री कृष्ण अपनी प्रजा को बाहरी हमलों से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा। समुद्र देव ने उन्हें जमीन दी और फिर वास्तुकला के देवता यानी विश्वकर्मा ने इस असाधारण शहर को बनाया। और ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। ग्रंथों में सोने की दीवारों और चांदी के फर्श का जिक्र मिलता है। सोचिए, 9 लाख महल, एकदम एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और सड़कें जो सीधे एक व्यस्त बंदरगाह तक जाती थीं। सिंचाई से लेकर पानी की सप्लाई तक सब कुछ इतना सोफिस्टिकेटेड था कि ये शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। मतलब ये अपने समय से बहुत बहुत आगे था। तो फिर सवाल ये है कि इतने शानदार शहर का अंत आखिर हुआ कैसे? कहानी में 2 बड़े और विनाशकारी श्रापों का जिक्र आता है। पहला, महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का श्राप, जिसमें उन्होंने कृष्ण के पूरे यदु वंश के विनाश की भविष्यवाणी की थी। और दूसरा था ऋषियों का श्राप, जो कृष्ण के बेटे सांभ को उनके अपमान के बदले में मिला था। इसी श्राप से उस हथियार का जन्म हुआ जिसने पूरे वंश का विनाश कर दिया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सदियों बाद 20वीं सदी में वो शहर जो अब तक सिर्फ किताबों और कहानियों में जिंदा था, उसके पहले सुराग असल दुनिया में मिलने शुरू हो गए। और यहीं से एक पौराणिक कथा एक आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री में बदल गई। इसकी शुरुआत हुई 1930 के दशक में, जब कुछ मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब से पत्थर के स्ट्रक्चर्स देखने की बात कही। फिर कुछ पायलटों ने जब अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरी तो उन्हें समुद्र तल पर सीधी रेखाओं के पैटर्न दिखे, जो बिल्कुल एक शहर के नक्शे जैसे लग रहे थे। इन्हीं सब बातों ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का ध्यान खींचा और 1963 में बेट द्वारका के पास पहली खुदाई शुरू हुई। देखिए, ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि एक लंबा और धैर्य वाला काम था। 1963 में जमीन पर खुदाई शुरू हुई। फिर 1979 में डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई ताकि खोज को समुद्र के अंदर ले जाया जा सके। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने 12 अंडरवाटर मिशन किए। बाद में 2001 और 2007 में हाई टेक सोनार मैपिंग से नए वैज्ञानिक सबूत मिले और फिर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रतीकात्मक गोते ने इस खोज की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। और इस पूरी खोज के सेंटर में एक ही नाम था, डॉक्टर SR राव। वो एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस खोए हुए शहर को खोजने में लगा दी। और कहना होगा कि उनकी जिद और लगन ने ही इस कहानी को हकीकत के और करीब ला दिया। डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल अलग था, एक तरह से क्रांतिकारी था। उनका मानना था कि पौराणिक कथाओं में भी ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हो सकती है। उन्होंने महाभारत और पुराणों को सिर्फ धार्मिक कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे मैप की तरह देखा जिसमें असली सुराग छिपे थे, जो उन्हें एक असल भौतिक जगह तक ले जा सकते थे। और उनका ये नजरिया काम कर गया। उनकी टीम को पानी के नीचे
560 मीटर लंबी शहर की दीवार मिली, एक महल के 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे मिले और सबसे दिलचस्प 3 छेद वाले पत्थर के लंगर मिले, जो एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह की निशानी थे। जब इन चीजों की कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये कलाकृतियां 1500 से 3000 ईसा पूर्व की थीं। ये एक सुनियोजित बंदरगाह शहर के पक्के सबूत थे। तो डॉक्टर राव ने ये तो साबित कर दिया कि वहां एक शहर था, पर अगला बड़ा सवाल था, आखिर वो डूबा कैसे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए रिसर्चर्स को माइथोलॉजी से आगे बढ़कर मॉडर्न साइंस की तरफ देखना पड़ा। और फिर आई 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी, जिसने सब कुछ बदल दिया। 2001 से 2007 के बीच एडवांस्ड सोनार ने 4000 वर्ग मीटर का एरिया स्कैन किया और साफ साफ मानव निर्मित ढांचों को दिखाया। कार्बन डेटिंग ने तो और भी चौंका दिया, जब पता चला कि कुछ कलाकृतियां 9000 साल पुरानी हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। और यहीं पर माइथोलॉजी और साइंस एक दूसरे से मिलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शहर का डूबना कृष्ण के जाने और एक श्राप का नतीजा था, और वैज्ञानिक थियरी वो कहती है कि लगभग 9000 से 5000 साल पहले समुद्र का स्तर अचानक और बहुत तेजी से बढ़ गया। शायद एक सुनामी जैसी कोई बड़ी विनाशकारी घटना हुई हो। और मजे की बात यह है कि दुनिया भर का जियोलॉजिकल डेटा भी इस थियरी को सपोर्ट करता है। तो देखा जाए तो दोनों कहानियां एक ही अंत की ओर इशारा कर रही हैं, शहर का डूबना। तो दशकों की खोज के बाद द्वारका अब सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं रह गया है, ये एक ऐसा सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है जहां आस्था और विज्ञान एक ही सच्चाई को उजागर करने के लिए साथ खड़े नजर आते हैं। और हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री ने समुद्र के नीचे प्रार्थना की, तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली पल था। ये 90 साल की मेहनत, समर्पण और विश्वास का प्रतीक था, और इसने इस जगह के राष्ट्रीय महत्व को और भी मजबूत कर दिया। तो आज की तारीख में हमारे पास 2 द्वारका हैं। एक गुजरात के तट पर बसा एक जीता जागता शहर जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और दूसरी लहरों के नीचे खोई हुई नगरी, एक ऐसी सभ्यता का सबूत जिसे कभी सिर्फ एक मिथक माना जाता था, लेकिन अब विज्ञान उसे धीरे धीरे हमारे सामने ला रहा है। द्वारका की खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें सिखाती है कि इतिहास अक्सर मिथकों और किंवदंतियों में छिपा होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये महान शहर वाकई में सच था, तो और न जाने कितनी प्राचीन कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।